हाँ भाई, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम कल बता रहे थे आपको। दो प्रकार की सेल होती है। देखो, सेल के बारे में हमने पहले 3 क्लासों में स्ट्रक्चर के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है। कल हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है, क्या क्या काम में आता है। उस चीज़ का एक डायग्राम सब मैं पहले बता देता हूँ, फिर आप लिखवा दूंगा, ठीक है। कल आप बोल रहे थे लिखवाने के लिए, तो हमने बात की थी कि प्रोकैरियोटिक सेल में 3 मेम्ब्रेनस होता है, यानी 3 झिल्लियों से घिरी रहती है एक कोशिका। उसको बोला जाता है क्या? प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। इसकी जो अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, ये क्या रहती है? अंदर की तरफ मुड़ी रहती है, जो एक तो क्या बनाती है? क्रोमेटोफोर और एक मीजोसोम बनाती है। सबसे पहले जो बाहर वाली कोशिका होती है उसको क्या कह रहे थे हम? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरी सेल वॉल। दूसरी सेल वॉल का मतलब कोशिका भित्ति। तीसरी जो सबसे अंदर वाली कोशिका थी उसको क्या कहते थे हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब कोशिका झिल्ली। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका कितनी झिल्लियों से घिरी हुई है? 3 झिल्लियों से घिरी हुई है, जिसके अंदर हमने देखा था कि सबसे बाहर वाला ग्लाइकोकैलिक्स अगर मोटा रहता है या पतला रहता है, उस हिसाब से उसे 2 टर्म यूज लेते हैं। अगर ये मोटा है और कठोर होता है तो उसे क्या कहते हैं? मोटा या कठोर होता है तो उसे कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल। और अगर पतला और लचीला होता है तो उसे कहते हैं स्लाइड। जो कैप्सूल होता है मोटा है, और इसमें प्रोकैरियोटिक में कौन आता है? मेनली बैक्टीरिया आते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोट का मतलब हमने ये बताया था, जो सेल होती है, इस सेल के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक अगर झिल्ली विहीन है, यानी केंद्रक के चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं है, इस सेल के अंदर जो केंद्रक होगा, केंद्रक प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में दोनों में रहता है। अगर एक तो सिचुएशन कैसी होगी? केंद्रक कैसा हो? झिल्ली विहीन, यानी उसके चारों तरफ कोई झिल्ली ना हो। दूसरा, झिल्ली युक्त हो। तो झिल्ली युक्त केंद्रक वाली जो कोशिका होती है, इसे तो क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। और जो झिल्ली विहीन केंद्रक युक्त होती है उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। समझ में आ गई इतनी बात? तो हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या आता है? मेनली बैक्टीरिया आता है। केवल बैक्टीरिया यानी जीवाणु कोशिका वो कोशिका होती है जो झिल्ली विहीन केंद्रक रखती है। अब केंद्रक कहाँ होगा? केंद्रक तो होगा लेकिन झिल्ली नहीं होगी, वो सेल के अंदर होगा। तो इन ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर वाला आवरण हो गया। अब इसके अंदर मोटा और कठोर है, यानी इसका सबसे बाहर वाला आवरण ही अगर मोटा कठोर है, इसका मतलब ये इसका कवच बहुत मोटा है। तो कवच मोटा हम कब पहनते हैं? जब हम किसी युद्ध में जा रहे हो, तो यानी इसका बचाव जहाँ करना हो। तो जो जीवाणु रोगजनित जीवाणु होते हैं, रोगजनित जीवाणु को क्या चाहिए? मोटा कवच चाहिए, ताकि वो उसी कोशिका के अंदर रह करके आराम से अपना काम चला सके। तो ये कैप्सूल किस में पाया जाएगा? हमेशा रोगजनित जीवाणु। ठीक है। सेल वॉल के बारे में बात की, और इधर वाला जो पाया जाता है वो रोगाणु विहीन जीवाणु में पाया जाता है, जिसको स्लाइम बोलते हैं। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के बारे में हमने कल ये बताया था आपको कि ये किसकी बनी होती है? प्रोकैरियोट में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन को जब तोड़ते हैं हम तो 2 भागों में टूटता है, एक तो पेप्टाइड, एक ग्लाइकन। पेप्टाइड का मतलब होता है एमिनो अम्लों की जो श्रृंखला होती है, जिसको प्रोटीन बोलते हैं, उसे कहते हैं पेप्टाइड। तो यहाँ पर पेप्टाइड में तो कौन आएगा? 4 प्रकार के एमिनो अम्ल आते हैं। कौन? 4 प्रकार के एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल। और ग्लाइकन में क्या आता है? ग्लाइकन होता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है, उसके लिए हम ग्लाइकन शब्द यूज लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, इसमें 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कितने? 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट। वो कौन से होते हैं? एक तो नाग और एक नाग, NAG और NAM। N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट मिलकर के क्या बनाते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन। इस पेप्टिडोग्लाइकन को एक म्यूरिन भी बोला जाता है।
क्या म्यूरिन। यानी पूछे सवाल कि सेल वॉल प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, क्या बताओगे, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। एडवांस सवाल पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति में कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। कौन सा, अगर नाम देके पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाग कहाँ आता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन कहाँ आता है, क्या बताओगे, कोशिका भित्ति में आता है। समझ में आ गई इस बार। दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात की थी हमने, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली आती है, ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल यानी चयनात्मक पारगम्य होती है। एक तो चयनात्मक पारगम्य, इसका क्या मतलब होता है भाई चयनात्मक पारगम्य का, ये चयन करती है, पारगम्य तो होती है अणुओं के लिए लेकिन चयन करके भेजती है, ऐसे कोई सब एंटर नहीं हो सकते हैं। अगर अपारगम्य होती है तो वो किसी को नहीं जाने देती है। झिल्ली 3 प्रकार की होती है, अपारगम्य, अपारगम्य का मतलब वो किसी को भी पार नहीं होने देगी। एक होती है चयनात्मक पारगम्य, जो चयन करके पारगम्य मतलब चयन करके पार करने देती है। दूसरा होता है पारगम्य, जो सबको आने जाने देती है, सबको पार होने देती है, उसको पारगम्य कहते हैं। तो चयनात्मक पारगम्य होती है तथा इसकी सतह होती है ना, ये झिल्ली अंगुली नुमा प्रवृत्त बनाती है, यानी अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है। चयनात्मक पारगम्य के साथ साथ क्या होती है, ये मुड़ी रहती है, अंदर की तरफ मुड़ी रहती है। कई जगह अंदर की तरफ मुड़ी रहती है, अंदर की तरफ मुड़ करके क्या बनाती है, या तो बनाती है मीजोसोम। क्या बनाती है, मीजोसोम। इस मीजोसोम में क्या होते हैं, मीजोसोम में यहाँ पर जो श्वसन होगा, ये कोशिका भोजन ले रही है, भोजन लेने के बाद में इसका जो अवशोषण यानी पाचन होता है, पाचन के बाद में इसका श्वसन होता है, यानी इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसी भी पोषक पदार्थ से ऊर्जा के उत्पादन को हम कहते हैं श्वसन। और श्वास किसको कहते हैं, ऑक्सीजन युक्त वायु को लेन देन जो होता है, ऑक्सीजन युक्त वायु का लेना और CO2 युक्त वायु को बाहर छोड़ना श्वास कहलाता है। श्वसन क्या होता है, पोषक पदार्थ से ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन। तो यहाँ से क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा, तो मीजोसोम में श्वसन क्रिया होती है। श्वसन के एंजाइम जो होते हैं वो यहाँ पर लगे होते हैं, इसकी मेम्ब्रेन पर क्या लगे होते हैं, श्वसन के एंजाइम, यानी उस श्वसन को कारगर बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो कहाँ पर लगे होंगे, इस मीजोसोम में लगे होते हैं। तो श्वसन में सहायक है, क्यों, क्योंकि इस पर श्वसन के एंजाइम लगे होते हैं, श्वसन के एंजाइम लगे होते हैं। अब एंजाइम लगे होंगे, अगर ये मुड़ी क्यों, फिर मुड़ने का कारण ये था क्योंकि मुड़ेगी तो ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा इसका, तो एंजाइमों का क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा, एक छोटी सी संरचना में ज्यादा से ज्यादा एंजाइम आ सकते हैं। तो मुड़ने का कारण क्या होता है कि ये एंजाइमी क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य होता है। यहाँ पर एंजाइमी क्षेत्रफल बढ़ता है, एंजाइमेटिक एरिया बढ़ रहा है। इसके साथ में हमारे यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें श्वसन का कार्य करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक में होती है, वही काम प्रोकैरियोटिक में कौन कर रहा है, मीजोसोम कर रहा है। इसलिए इस मीजोसोम को माइटोकॉन्ड्रिया के समजात माना गया है, इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया के समजात माना जाता है। ये सवाल आया हुआ है भाई कई बार, माइटोकॉन्ड्रिया के समजात प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन होता है, मीजोसोम होता है। इसके अंदर कोई भी कोशिकांग नहीं होता है, कोशिकांग नहीं होते प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिवाय एक के, एक राइबोसोम होता है। कौन होता है, राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं सिंगल भी रह सकता है और एक साथ श्रृंखला बना करके रहते हैं। तो जो श्रृंखला बना करके रखते हैं उनको तो क्या बोला जाता है, पॉलीसोम बोला जाता है। श्रृंखला बनाने के लिए जिस तंतु का उपयोग करते हैं वो होता है mRNA। mRNA से दोनों इकाइयां जुड़ जाती है, ये क्या है, राइबोसोम है। राइबोसोम इसके अंदर कैसा पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 17S और 80S। 80S यूकेरियोटिक में पाया जाता है, 17S
इसमें पाया जाता है। 17S की 2 उप इकाइयां होती है, एक तो छोटी उप इकाई जो 30S बनाती है, बड़ी उप इकाई जो 50S होती है। तो 17S में भी कितनी होगी, 2 होगी, एक तो 30S एक 50S। समझ में आ गई इतनी बात। इसके श्रृंखला जो mRNA के द्वारा जब इसकी छोटी और बड़ी उप इकाई के मध्य में जुड़ जाता है तो क्या बना लेता है, पोलिसोम बना लेता है। इसके साथ में इसके अंदर क्या रहता है, एक केंद्रक रहता है, केंद्रक जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड का मतलब क्या है, ये यहाँ पर इसके अंदर कौन रहेगा, केंद्रक में डीएनए रहेगा। केंद्रक में मुख्यतः कौन रहता है, डीएनए रहता है। और डीएनए जो होता है इसका जीसी रिच होता है। डीएनए कैसा रहता है, जीसी रिच। जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन, रिच का मतलब धनी, यानी जिसके अंदर जी और सी ज्यादा रहते हैं। और इसके न्यूक्लियोइड जो होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर यानी वर्ताकार, नग्न। नग्न का मतलब किसी से गिरा हुआ नहीं है। दूसरी चीज वर्ताकार होता है, नग्न होता है और द्विसूत्री होता है। 2 सूत्र होते हैं, देखो 2 बना रखे ना मैंने, वर्ताकार के अंदर 2 सूत्र बना रखे तो द्विसूत्री होता है। जिसके अंदर क्या रहता है, क्रोमोसोमल पार्ट है, मुख्य गुणसूत्रीय भाग यही हो गया, न्यूक्लियोइड ही हो गया। तो यहाँ प्रोकैरियोटिक में केंद्र को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक के केंद्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं, यूकैरियोटिक के केंद्र को न्यूक्लियस कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मैटर भी होता है जिसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ये क्या होता है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय भाग है, ठीक है। यानी प्लाज्मिड होता है, 3 प्रकार के होते हैं, एक आर प्लाज्मिड, एक पोल प्लाज्मिड, एक एफ प्लाज्मिड। 3 प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, ये क्लोनिंग में सहायक होते हैं क्योंकि इनके पास में विभाजन की कैपेसिटी बोल सकते हैं हम, या कॉपी करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इस तरीके से हम ये प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं। और ये जो राइबोसोम होता है ये झिल्लीविहीन होता है। ये क्या होता है, झिल्लीविहीन कोशिका होता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि एक राइबोसोम पाया जाता है और वो कैसा होता है, झिल्लीविहीन होता है, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होता है। इतनी बात समझ में आ गई। केंद्रक क्या होता है, और एक जो यहाँ पर इसी झिल्लिका की अतिवृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक जब इस मेम्ब्रेन पर लग जाते हैं उन पुटिकाओं को क्या कहते थे, क्रोमेटोफोर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश हिंदी में ऐसे लिखते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक स्थित होते हैं। किस पर, इस क्रोमेटोफोर पर क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक लगे हुए हैं। और ये किसमें होता है, बैक्टीरिया में तो है, लेकिन कौन सा बैक्टीरिया में होगा, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उस बैक्टीरिया में होगा। यानी प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में होता है। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कौन से होते हैं, एक तो नील हरित शैवाल यानी BGA, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इन सब में होता है। ये इसके क्या है, एग्जांपल है। इतनी बात समझ में आ गई कि क्या क्या होता है इसके अंदर। सबसे बाहर ग्लाइकोकेलिक्स होता है। ग्लाइकोकेलिक्स एक मोटा आवरण होता है। दूसरे नंबर पे कौन होता है, कोशिका भित्ति। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन। ये पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब क्या होता है, पेप्टाइड और ग्लाइकन। पेप्टाइड का मतलब 4 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। डी एलेनिन होता है, एक एलेनिन होता है, एक डी ग्लूटामिक एसिड होता है। डी और एल आप केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। तो वो डी अमीनो अम्लों के बाद अमीनो अम्ल में पढ़ते हैं कि यानी NH2 समूह किधर लगा हुआ है अमीनो अम्ल में, उस हिसाब से अगर राइट साइड में होता है तो डी मानते हैं, लेफ्ट साइड में होता है तो एल मानते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो अमीनो अम्ल होते हैं 4 प्रकार के, एक एलेनिन ही होता है। एलेनिन के 2 पार्ट होते हैं, डी एलेनिन और एल एलेनिन। तीसरा ग्लूटामिक एसिड और एक होता है लाइसिन। ठीक है, और 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कौन कौन से, NAM और NAG, N-एसिटाइल यूरेनिक एसिड, N-एसिटाइल ग्लूकोसामिन। तीसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, चयनात्मक भाग में होती है, कई जगह अंदर की तरफ मुड़ी रहती है। अंदर की तरफ मुड़ के क्या बनाती है, या तो मीजोसोम बनाती है या क्रोमेटोफोर बनाती है।
मीजोसोम और क्रोमेटोफोर। मीजोसोम का मतलब होता है उसके अंदर शोषण के एंजाइम होते हैं, इसलिए इसको किसके समजात माना जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के समजात माना जाता है। ठीक है, और ये इसका कार्य क्या होता है? एंजाइमेटिक एरिया बढ़ाता है। इसके अलावा इसका कार्य सेल वॉल का निर्माण करने में, कोशिका भित्ति का निर्माण करने में भी होता है। किसके में? कोशिका भित्ति निर्माण में, श्रवण में, कोशिका भित्ति निर्माण में, श्रवण में, सहायक। समझ में आ गई? इसके बाद में इसके अंदर कोई भी कोशिकांग नहीं रहता है, एक कोशिकांग रहता है जो झिल्लीविहीन कोशिकांग होता है। वो क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम कौन सा होता है? 17 है। 17 का मतलब उसकी दो उप-इकाइयां होती है, जिसकी छोटी उप-इकाई तो 30S से बनी होती है, बड़ी उप-इकाई 50S से बनी होती है। अब ये क्या है? राइबोसोम हम पढ़ेंगे डिटेल से, तो बता देंगे आपको। ठीक है, और राइबोसोम सिंगल भी होते हैं, कई बार क्या होते हैं 2 से 6 mRNA, एक mRNA की श्रृंखला पर ये राइबोसोम इकट्ठे होकर के क्या बना लेते हैं? पॉलीसोम बना लेते हैं। इस प्रकार से आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है। इसके अलावा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोण लगे होते हैं, फिम्बरी भी लगे होते हैं, फ्लैजिला लगे होते हैं। ये कौन है? फ्लैजिला। ये फ्लैजिला विशेष प्रकार के प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। इसके साथ में यहाँ पर कुछ सीरिया भी लगे होते हैं, कुछ ये है सीरिया। पक्षमाप, पक्षमाप और कसाब दोनों होते हैं, लेकिन कसाब और पक्षमाप में अंतर क्या होता है ये भी लिखते हैं हम। लिखो, प्रोकैरियोटिक सेल का ये बना लेना, और इसके बाद में आप ये जो लिखवा रहा हूँ वो चीजें लिखो। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीविहीन केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीविहीन केंद्रक होता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। एक नाम और होता है इस न्यूक्लियोइड का, जिसको होता है न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहा जाता है, जिसमें जीसी रिच डीएनए होता है। जीसी रिच, जी का मतलब क्या है? ग्वानिन साइटोसिन। ठीक है, रिपीट करना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीविहीन केंद्रक पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसे जीनोफोर भी कहते हैं, इसे जीनोफोर भी कहते हैं। जो जीसी रिच होता है, जीसी का मतलब ग्वानिन और साइटोसिन जिसमें ज्यादा होंगे, जीसी रिच होता है, तथा हिस्टोन लेस। जीसी रिच के साथ में क्या होता है? हिस्टोन, यानी हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, वो नहीं होती इसके अंदर। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, तथा हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। वर्ताकार होता है, नग्न होता है, द्विसूत्री होता है। वर्ताकार होता है, नग्न होता है और द्विसूत्री होता है। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका 3 आवरणों से घिरी रहती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका 3 आवरणों से घिरी रहती है। सबसे बाहरी आवरण ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहरी आवरण ग्लाइकोकैलिक्स होता है। जो यदि मोटा व कठोर हो, जो यदि मोटा व कठोर हो तो उसे कैप्सूल कहते हैं। जो यदि मोटा व कठोर हो तो उसे कैप्सूल कहते हैं। जो सामान्यतया रोगाणुजनित जीवाणुओं में पाया जाता है, जो सामान्यतया रोगाणुजनित जीवाणुओं में पाया जाता है।
रोगाणु जनित जीवाणुओं में पाया जाता है। रोगाणु जनित में क्यों पाया जाता है पता है ना आपको? रोगाणु जनित में इसलिए होता है क्योंकि मोटा और कठोर कवच है इसके चारों तरफ। तो हमारी कोशिका में जैसे मान लो आमाशय में आ गया, आमाशय में हमारी सेल में आ गया, आमाशय में, तो हमारे अंदर तो आमाशय के अंदर बैक्टीरिया है जो इसको या फिर हमारी बॉडी में जैसे एंटर करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता, तो उसको मार सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए क्या कर लेता है, अपना चारों तरफ कवच पहन लेता है जिसको कैप्सूल कहते हैं। तथा पतला व लचीला हो यदि पतला व लचीला हो तो उसे स्लाइम कहते हैं। तथा यदि पतला व लचीला हो तो उसे स्लाइम कहते हैं। स्लाइम ऐसे लाइएंगे, ठीक है, स्लाइम कहते हैं। दूसरा आवरण प्रोकैरियोटिक कोशिका में, दूसरा आवरण कोशिका भित्ति होती है। दूसरा आवरण कोशिका भित्ति होती है। जो सभी जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकन, सभी जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। सभी जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। अब यहां पर अपवाद लिखो। सभी जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन एक जीवाणु ऐसा है जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसका मतलब ये अपवाद हो गया ना इसका। सभी जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो होता है, कौन? माइकोप्लाज्मा, जो सबसे छोटी कोशिका भी होती है, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जो एक जीवाणु होता है, जीवाणु कोशिका है, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जो एक जीवाणु कोशिका है। अच्छा, एक कोशिका क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका हमेशा कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका का तीसरा आवरण सबसे आंतरिक आवरण होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का तीसरा आवरण सबसे आंतरिक आवरण होता है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो फॉस्फोलिपिड की बनी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। किसकी बनी होती है ये? फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोरस और लिपिड होता है इसमें। जो फॉस्फोलिपिड की बनी चयनात्मक पारगम्य होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। तथा कई जगह अंदर की तरफ मुड़कर निम्न संरचनाएं बनाती है। अंदर की तरफ मुड़कर निम्न संरचनाएं बनाती है। नंबर 1 लिखो, मीजोसोम। इन संरचनाओं में पहला कौन सा पढ़ेंगे? मीजोसोम। मीजोसोम में श्वसन में सहायक एंजाइम पाए जाते हैं। श्वसन में सहायक एंजाइम पाए जाते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में
श्वसन का कार्य करवाते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कराते हैं। श्वसन का मतलब किसी को लिखना हो तो यहाँ पर लिख लेना, श्वसन किसे कहते हैं? पोषक पदार्थ से ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया। श्वसन लगा के लिख लो चाहे तो, पोषक पदार्थों से ऊर्जा निर्माण प्रक्रिया। ऊर्जा निर्माण, पोषक पदार्थों से ऊर्जा निर्माण प्रक्रिया। देखो यह कार्य है यूकेरियोटिक में, यह कार्य है यूकेरियोटिक कोशिका में, यह कार्य यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। चलो माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्ली होती है ना, उसमें श्वसन के एंजाइम लगे होते हैं तथा यह कार्य यूकेरियोटिक में कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया के समजात माना जाता है। इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया के समजात माना जाता है। अंडरलाइन कर लो, चाहे गोला मार लो, कुछ भी कर लो, इंपॉर्टेंट बात है। माइटोकॉन्ड्रिया के समजात प्रोकैरियोटिक में कौन सा कोशिका में होता है? क्या बताओगे? मीजोसोम होता है। अब देखो मीजोसोम की कार्य, मीजोसोम की कार्य क्या कार्य करता है? मीजोसोम के कार्य श्वसन में सहायक, पहला लिख लो श्वसन में सहायक, दूसरा लिख लो कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक, कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक, तीसरा लिख लो श्रावण में सहायक, श्रावण में सहायक, चौथा लिख लो सतही क्षेत्रफल बढ़ाता है। श्रावण, श्रवण, सिक्रेशन, किसी भी चीज का सिक्रेट करना हो ना, जिस बाहर निकालना हो, उसको बोलते हैं श्रावित करना। जैसे किसी चीज को श्रावित कर रहे हैं, यानी वहां से सिक्रेट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, उसको बोला जाता है श्रावण। ठीक है, श्रावण में सहायक। और लिख लो इसमें सतही क्षेत्रफल बढ़ाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाता है, जिससे एंजाइमी क्षेत्र बढ़ता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाता है जिससे एंजाइमी क्षेत्र बढ़ता है। अब लिखो कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली से कशाभिक तथा अक्षमाभिक भी लगे होते हैं, यानी फ्लैजिला व सीलिया भी लगे होते हैं। कोशिका झिल्ली से लगे हुए हैं ना, ये कोशिका झिल्ली से फ्लैजिला व सीलिया लगे होते हैं। फ्लैजिला को कहते हैं हिंदी में कशाभिक और सीलिया को कहते हैं अक्षमाभ। कशाभिक जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला देखो, फ्लैजिला गमन में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? इस कोशिका के गमनांग में, गमनांग होता है फ्लैजिला, इसके गमन में सहायक होता है। फ्लैजिला गमन में सहायक होता है एवं एक विशेष प्रकार की प्रोटीन फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है। एक विशेष प्रकार की प्रोटीन फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है। फ्लैजिलिन, फ्लैजिला किससे बनता है? इधर लिख देता हूं, फ्लैजिलिन विशेष प्रकार की प्रोटीन फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है, जिसमें 9+0 व्यवस्था होती है, जिसमें 9+0 व्यवस्था होती है। 9+0 व्यवस्था क्या होती है? देखो, जैसे सूक्ष्म नलिका होती है, ये सूक्ष्म नलिका तो उसे कहते हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनती है, लेकिन इसको सूक्ष्म नलिका नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये किससे बन रहा है? फ्लैजिलिन प्रोटीन से बन रहा है। तो वो जैसे नौ, ऐसे मान लो एक पाइप है, इस पाइप के चारों तरफ 9 तो सतह में रहती है, जैसे लाइन 9 लड़ी लग जाती है, बीच में
अगर कोई नहीं है तो 0 बोलेंगे 9 + 0। और एक प्रकार की ऐसी ट्यूब्यूल्स अति सूक्ष्म नलिका है जिसमें 2 बीच में भी होती है। तो 9 + 2 और 9 + 0 दो व्यवस्थाएं होती है, इसमें 9 + 2 व्यवस्था उपस्थित होती है। तो ये लाइन आती है कई बार कि फ्लैजिला में 9 + 2 व्यवस्था उपस्थित होती है क्या, ये सत्य असत्य कथन पूछता है वो। तो 9 + 2 व्यवस्था इसमें नहीं होती है, कौन सी होती है? 9 + 0 होती है, ठीक है, इसमें 9 + 0 व्यवस्था होती है। फिर लिखो पक्षमाभ। पक्षमाभ ये भी कोशिका झिल्ली से निकलता है। पक्षमाभ भी कहां से निकल रहा है? कोशिका झिल्ली से निकलता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये गमन में सहायक नहीं होता है, ये गमन में सहायक नहीं होता है, लिख लो गमन में सहायक नहीं होता है। फिर किस में सहायक होगा ये? कॉन्जुगेशन में। संयुग्मन जो होता है ना, बैक्टीरिया के अंदर जो जनन होता है वो संयुग्मन विधि के द्वारा होता है, उसके अंदर ये सेक्स पिलाई बढ़ाता है। सीलिया जो होता है पिलाई के रूप में रहते हैं, संयुग्मन में सहायक होता है। सेकंड लिखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अतिवृद्धि से दूसरा कौन बढ़ता है? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर लगा लो एडी। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर में लिखो प्लाज्मा झिल्ली की अतिवृद्धि, प्लाज्मा झिल्ली की अतिवृद्धि जिस पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक लगे होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की अतिवृद्धि जिस पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक लगे होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में ही पाया जाता है। इसमें पाया जाएगा, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होगा उसी में पाया जाएगा। यह प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाया जाता है, यह प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल लिख लो। यह प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कौन है? बीजीए। देखो बीजीए यानी नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल। दूसरा लिखो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तीसरा लिखो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब इसमें ध्यान रखना जो बीजीए होता है ना, बीजीए इसमें तो ऑक्सीजनिक होती है प्रकाश संश्लेषण। ऑक्सीजनिक का मतलब यहाँ से तो O2 रिलीज होती है, पादप के जैसा प्रकाश संश्लेषण होता है। इनमें क्या होता है? सल्फर रिलीज होती है। H2S को काम में लेता है, ये H2S H2O को नहीं लेता है। तो ऑक्सीजनिक कौन सा होगा? जो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस यानी ऑक्सीकारी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कौन सा होता है? बीजीए। तो यहाँ पर जो बीजीए नीलहरित शैवाल लिखा है ना, इसमें गोला मार के लिख लो, ये कैसा होता है? ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। फिर लिखो अंदर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? एक अतिरिक्त गुणसूत्री भाग होता है जिसके अंदर, जिसका काम क्या होता है? क्लोनिंग में सहायक होता है। क्लोनिंग का मतलब जैसे कि एक कॉपी बनानी है। अब जैसे कोरोना वायरस की जैसे वैक्सीन है, तो इसकी एक चीज तैयार करनी है हमने। इतने वायरस थोड़ी लेके आएंगे। वैक्सीन किससे बनाई जाती है? जिस रोगाणु से रोग हो रहा है उसी रोगाणु को कम सक्रिय करके या अक्रिय करके क्या किया जाता है? अपने बॉडी में एंटर करवाया जाता है ताकि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाए उसके विपरीत। और जब ओरिजिनल कोई भी जीवाणु विषाणु आता है, ओरिजिनल पैथोजन हमारे शरीर में आता है, तो उससे हमारी बनी हुई सेना लड़ सके और उस रोगाणु को मार सके। तो उसकी कॉपी कौन करता है? उसकी कॉपी को बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसमें सहायक होता है ये प्लाज्मिड। उस प्लाज्मिड को लेते हैं तो क्लोनिंग बोलते हैं उसको। क्लोन का क्या मतलब होता है? क्लोन उसे कहते हैं जो एकदम कॉपी हो। जैसे अलैंगिक जनन के द्वारा क्लोन उत्पन्न होते हैं, अलैंगिक जनन के द्वारा क्लोन उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब जैसे आप हो तो आपकी बिल्कुल डिक्टो कॉपी होती है।
पादप होता है अपनी डिप्लोकॉपी बनाता है। प्लांट सेल जो होती है वो लैंगिक जनन करती है, डिप्लोकॉपी बनाती है, उसी को बोलते हैं क्लोन। तो यहाँ पर देखो क्लोन का मतलब होता है कि वो पेरेंटल क्रोमोसोम सेम होते हैं उनमें, जैसे हमारे अंदर तो फिर भी कुछ डिफरेंस आता है, लेकिन उनके गुणसूत्रों में पादप के पिता माता पिता के गुणसूत्र में पिता वो तो एक ही होगा, माता पिता क्या है उसमें, और उसके पेरेंटल सेल में और उसकी स्वयं की सेल में गुणसूत्रों में कोई फर्क नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो प्लाज्मिड, अतिरिक्त गुणसूत्रीय भाग होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, आर प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, एल प्लाज्मिड, सॉरी एफ प्लाज्मिड। आर, कोल, एफ। आर का मतलब रेजिस्टेंट होता है, कोल का मतलब कोलसिसिन होता है, एफ का मतलब फर्टिलिटी होता है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। ठीक है, इसका उपयोग क्लोनिंग में करते हैं। इसका उपयोग क्लोनिंग में वाहक के रूप में करते हैं, वेक्टर के रूप में। इसका उपयोग क्लोनिंग में वाहक के रूप में करते हैं। इसके बाद में लिखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। लेकिन झिल्ली विहीन कोशिकांग राइबोसोम, झिल्ली विहीन कोशिकांग राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम का काम क्या होता है दोस्तों? इसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। झिल्ली विहीन राइबोसोम पाया जाता है जो 2 उप इकाइयों के रूप में होता है, जो 2 उप इकाइयों का बना होता है, 2 उप इकाइयों का बना होता है, जो 2 उप इकाइयों का बना होता है। 17S और 30S और 50S मिला के क्या बोलेंगे इसको? 17S। तो प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 17S राइबोसोम पाया जाता है। तथा कुछ राइबोसोम mRNA की सहायता से, तथा कुछ राइबोसोम mRNA की सहायता से, यानी mRNA पर जुड़कर, mRNA की सहायता से जुड़कर एक श्रृंखला बना लेते हैं, एक श्रृंखला बना लेते हैं, उसे पोलिसोम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोलिसोम कहते हैं, उसे पोलिसोम कहते हैं। पोलिसोम कहते हैं। टाइम क्या हो गया? 5:07। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल है, कंप्लीट है। समझ में आ गई प्रोकैरियोटिक सेल? आपको ढंग से पढ़नी है। एनसीईआरटी किताब ले लेना, अगर नहीं ली है तो एनसीईआरटी 11th-12th की ले लेना। उसके अंदर 11वीं की एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर है जिसमें ये सारा दिया हुआ है, वो वहाँ से पढ़ना है। ठीक है, अगर टाइम मिले आपको तो क्लास में आने से पहले भी पढ़ के आया। ओके।